बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो बताया था वो बताया था मिलर इंडिसेस के बारे में कि मिलर इंडिसेस जो है वो क्या होते हैं। तो मिलर इंडिसेस बेसिकली जो है नाम होता है किसी भी लाइन का या किसी भी खास डायरेक्शन का या फिर किसी भी प्लेन का एक नाम होता है। और अगर हमारे पास कोई लाइन हो तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में, और अगर कोई प्लेन हो तो उसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उसका नाम हम मिलर इंडिसेस यानी मिलर इंडिसेस जो है वो उस तरह से शो करते हैं। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स में या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मिलर इंडिसेस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। मिलर इंडिसेस की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो बाज दफा हमें खास प्लेन या खास डायरेक्शंस ही को स्टडी कर रहे होते हैं, हर डायरेक्शन को हम स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे इसकी एक एप्लीकेशन हम करते हैं कि जो है ना हम निकाल रहे हैं नंबर डेंसिटी निकालते हैं खास डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स के अंदर। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर प्लेन। ठीक है, किसी एक खास प्लेन के अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना चाहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर प्लेन, और डिवाइडेड बाय एरिया। क्योंकि अब हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये जो डेंसिटी होगी ये कौन सी डेंसिटी होगी, ये प्लेनर डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी कहलाएगी। तो नीचे हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेन, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है एटॉमिक डेंसिटी भी कहलाती है, एटॉमिक डेंसिटी इन अ पर्टिकुलर प्लेन। ठीक है, एटॉमिक डेंसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिफरेंट प्लेन्स के अंदर डिफरेंट होगी। किस तरीके से डिफरेंट होगी इसकी एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले मैं जो है ना यहाँ पर एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो मैं ले लेती हूँ। क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो आसान होता है एनालाइज करना, तो इनके अंदर चीजें समझना आसान हो जाती हैं। इसके अंदर जो लेटेस्ट पैरामीटर होते हैं हमारे ए बी और सी जो है वो बराबर होते हैं। तो लेट सपोज ऑल कैन बी रिटन एज ए। ठीक है, हम बी को भी ए कह देंगे, सी को भी हम ए कह देंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर कोई एक प्लेन जो है वो स्पेसिफाई कर देती हूँ और मैं कहती हूँ कि लेट सपोज 100 प्लेन है। और ये 100 प्लेन कौन सा वाला प्लेन होता है, ये वाला प्लेन होता है। ये जो है लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया था, ये 100 प्लेन है। तो लेट सपोज मेरे पास ये भी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो है ना एटॉमिक डेंसिटी मालूम करें 100 प्लेन के अंदर। तो ये सिग्मा से मैं इसको डेंसिटी को शो कर देती हूँ बाज दफ़ा। इसी तरीके से ये नोटेशन लिखी जाती है। तो ये अगर आपसे मालूम करने के लिए कहा गया है तो आप क्या करेंगे कि आप नंबर ऑफ एटम्स मालूम करेंगे इन दिस प्लेन डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दिस प्लेन। तो नंबर ऑफ एटम जो हैं वो इस प्लेन के अंदर कितने हैं, इस सरफेस के अंदर कितने हैं, क्योंकि ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो ये कॉर्नर के ऊपर होते हैं एटम्स। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि हर कॉर्नर के ऊपर जो एटम है, अब हम एक प्लेन के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, 3D में नहीं देख रहे हैं बल्कि हम इसको देख रहे हैं 2D में। तो अगर हम इसको 3D में देख रहे होते, पूरा क्यूब कंसीडर करते, तो हम कहते पूरा कि जो है ये 1/8 शेयर हो रहा है। लेकिन जब हम 2 डायमेंशनल में इसको एनालाइज कर रहे हैं तो हम सिर्फ इस प्लेन के अंदर देखेंगे और हम इस प्लेन के हिसाब से देखेंगे कि हमारा एटम कितना मौजूद है इस प्लेन के अंदर। तो हम ये कहेंगे कि 4 एटम है और वो 1/4 शेयर हो रहे हैं। तो ये तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और हम डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया ऑफ दिस प्लेन। तो इस प्लेन का जो एरिया है वो हमें मालूम है कि दोनों साइड जो है वो बराबर हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ये मेरे पास निकलेगा 1/a²। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम की डेंसिटी एक प्लेन के अंदर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 100 प्लेन के अंदर एटॉमिक डेंसिटी कितनी है, 1 एटम पर यूनिट एरिया। बाज दफा हमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए होते हैं और न्यूमेरिकल्स के अंदर एक ही वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकली गिवन होती है, फ्यू एमस्ट्रॉन्ग, जैसे 0.5 एमस्ट्रॉन्ग। तो उसके अंदर आपसे कहते हैं कि अच्छा भाई 100 प्लेन के अंदर अगर क्यूबिक लेटिस पैरामीटर a इज इक्वल टू दिस 1 है तो आप फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर आप जस्ट उसकी वैल्यू भी लिख देंगे a की, और फिर आप एटॉमिक डेंसिटी न्यूमेरिकली फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, बाज दफा हमें एटॉमिक डेंसिटी पता करने के लिए कही गई होती है, लेकिन बाज दफा हमें कहा हुआ होता है कि आप जो है वो एटॉमिक डेंसिटी नहीं मालूम करें बल्कि मास डेंसिटी मालूम करें इन दिस पर्टिकुलर प्लेन। तो इसमें कुछ भी नहीं करना। मास डेंसिटी के अंदर क्या चीज होती है, मास डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। तो अगर फॉर एग्जांपल ये सोडियम का क्रिस्टल है लेट सपोज, तो सोडियम का जो भी मास होगा, एक एटम का जो भी मास होगा, उसके एक एटम के मास से हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ सोडियम एटम। तो मास ऑफ सोडियम एटम
जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम से डिवाइडेड बाय एरिया, तो आखिर में जो हमारे पास निकल कर आएगी वो मास डेंसिटी होगी। ठीक है, वो मास डेंसिटी होगी। मास डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं 100 प्लेन के अंदर। हम कहेंगे कि दिस इज द मास डेंसिटी ऑफ द गिवन क्यूबिक क्रिस्टल इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब हम इन डिफरेंट प्लेन्स के अंदर नंबर डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी भी पता कर सकते हैं, मास डेंसिटी भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताई थी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर हम 100 प्लेन ले रहे हैं और उसके अंदर हम किस तरीके से नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब मैं इसकी एक सेकंड एग्जांपल लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे 100 प्लेन के अंदर ही जो है वो मालूम करना है, लेकिन मेरे पास अब बीसीसी स्ट्रक्चर है। बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, कॉर्नर्स के ऊपर तो एटम होते हैं, लेकिन एक बिल्कुल क्यूब के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो अभी चूंकि हम इसी प्लेन के ऊपर काम कर रहे हैं, 100 प्लेन के ऊपर बीसीसी स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगी, लेकिन मेरा प्लेन जो होगा वो यही प्लेन होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लेन जैसा प्लेन बीसीसी का यहाँ पर है, वैसे ही प्लेन बिल्कुल सेम सिंपल क्यूबिक का था। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एटम्स जो है वो बिल्कुल सेम ही है इस प्लेन के अंदर। तो ये जो है एटॉमिक डेंसिटी सिंपली 1/a² ही निकलेगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं एफसीसी जो है वो स्ट्रक्चर ले लूँ, एफसीसी के अंदर क्या होता है कि फेसेस के ऊपर भी एटम्स मौजूद होते हैं, कॉर्नर के ऊपर भी होते हैं और फेस के ऊपर भी होते हैं। तो अब अगर मैं 100 प्लेन के अंदर एटॉमिक डेंसिटी निकालना चाहती हूँ, 100 प्लेन के अंदर, तो नंबर ऑफ एटम्स अब मुझे इस फेस के अंदर देखने हैं कि इस फेस में नंबर ऑफ टोटल एटम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टोटल एटम इस फेस के अंदर कितने होंगे, 4 तो कॉर्नर्स के ऊपर रखे हुए हैं जो कि 1/4 शेयर हो रहे हैं। ठीक है, और एक जो एटम है वो पूरा कंप्लीटली जो है वो कहाँ रखा हुआ है, इसके अंदर इस फेस के ऊपर रखा हुआ है। अगेन मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रही थी कि हम इस सिस्टम को अभी 2 डायमेंशनली एनालाइज कर रहे हैं। अगर मैं 3 डायमेंशनल एनालाइज कर रही होती और अगर ये फेस के ऊपर होता एटम, तो मैं ये कहती कि अच्छा ये आधा जो है वो इस क्यूब के अंदर है और आधा इस क्यूब से बाहर है, और हम इसको हाफ कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर किया था। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये एक प्लेन बना रहे हैं। इस प्लेन के अंदर अगर हम देखेंगे 2 डायमेंशनली, तो हम ये कहेंगे कि ये जो पूरा के पूरा एटम है, ये पूरा के पूरा एक एटम अभी रखा हुआ है इस प्लेन के अंदर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 2, और इस प्लेन का एरिया जो है वो वही रहेगा। तो हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक से बीसीसी अगर आ जाए, बीसी से अगर सिंपल क्यूबिक से अगर एफसीसी आ जाए, तो फिर किस तरीके से प्लेनर एटॉमिक डेंसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी डिफरेंट प्लेन्स के अंदर, और डिफरेंट प्लेन्स के अंदर ये डेंसिटी डिफरेंट होती है। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल करवाई थी 100 प्लेन की। ठीक है, अगर मेरे पास 100 प्लेन ना हो, अच्छा ये जो चीज है ये वैलिड रहेगी 100 प्लेन और इसके सारे इक्विवेलेंट प्लेन्स। इक्विवेलेंट प्लेन्स क्या होते हैं, 010, 001, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर भी जो प्लेन्स होते हैं। ठीक है, सारे इक्विवेलेंट प्लेन्स के अंदर ये कैलकुलेशन सिंपल क्यूबिक की वैलिड रहेगी। ये वाली कैलकुलेशन बीसीसी के सारे इक्विवेलेंट प्लेन्स के अंदर वैलिड रहेगी, और एफसीसी के अंदर भी ये जो कैलकुलेशन है ये इसके सारे इक्विवेलेंट प्लेन्स के अंदर वैलिड रहेगी। अच्छा, अब मैं एग्जांपल करती हूँ, एक डिफरेंट प्लेन ले लेती हूँ। लेती मैं सिंपल क्यूबिक ही हूँ, क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लेती हूँ, लेकिन अब मैं एक डिफरेंट प्लेन ले लेती हूँ। वो कौन सा प्लेन है जनाब, लेट्स सपोज आई हैव अ 100 प्लेन, और 100 प्लेन जो है वो क्या होता है, वो ये होता है, ये वाला प्लेन। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये वाला जो प्लेन है मेरा 100 प्लेन है। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या चीज निकालनी है, एटॉमिक डेंसिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, कैलकुलेट करूंगी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस प्लेन। तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, कॉर्नर के ऊपर एटम रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस प्लेन को कंसीडर करूं, तो इस प्लेन के चारों कॉर्नर्स के ऊपर एटम मौजूद हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4 एटम्स हैं जो कि 1/4 शेयर हो रहे हैं। हर कॉर्नर के ऊपर 1/4 एटम रखा हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय द एरिया। अब एरिया जो है वो मुझे निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ये वाली साइड तो ए है, लेकिन ये वाली जो साइड है बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल चुके हैं कि ये जो है फेस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो होती है √2। तो एरिया कितना हो जाएगा, √2a²।
और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/√2a². दिस इज द प्लेनर डेंसिटी इन द 100 डायरेक्शन. अच्छा, नाउ वी कम्स टू दी BCC स्ट्रक्चर. ठीक है, BCC स्ट्रक्चर के अंदर हम यही वाला प्लेन कंसीडर करते हैं, 110 प्लेन. ठीक है, यही वाला प्लेन कंसीडर करते हैं. तो अब उसके अंदर क्या होगा कि ये वाले एटम्स तो मौजूद होंगे, लेकिन साथ में एक सेंटर के ऊपर भी एक एटम रखा हुआ होगा जो कि इस प्लेन के अंदर कट कर रहा होगा, क्योंकि ये डायगोनल से गुजर रही है ना लाइन. तो ये प्लेन डायगोनल से गुजर रहा है, तो उसमें जो सेंटर एटम है वो भी उसमें मौजूद होगा. तो जब हम प्लेनर डेंसिटी निकालेंगे और उसके लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने की जरूरत होगी, तो कॉर्नर एटम्स तो उसी तरह से आ जाएंगे जिस तरह से सिंपल क्यूबिक में थे, लेकिन साथ में एक एटम और भी मौजूद होगा जो कि उस प्लेन के अंदर है, और वो पूरा के पूरा फुल उस प्लेन के अंदर मौजूद है. 2 डायमेंशनली हम उसको एनालाइज कर रहे हैं. डिवाइडेड बाय एरिया सेम होगा प्लेन का, इसमें कोई फर्क नहीं है. तो ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/√2a², और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ √2/a². अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, FCC के लिए भी इसी प्लेन के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, 110 प्लेन के अंदर. ये हमारे पास 110 प्लेन है, और ये FCC स्ट्रक्चर है. अच्छा, FCC स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि डायगोनल के अंदर तो कोई भी एटम नहीं होता, लेकिन फेस फेस के ऊपर जो है वो डायगोनल जो है वो होगा. ठीक है, ये जो डायगोनल लाइन आ रही है, यहाँ पर एक एटम रखा हुआ होगा इधर इस जगह पर. ठीक है, और ये जो है वो इस जगह पर ये एटम मौजूद होगा इस तरह से. अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्लेनर डेंसिटी इन 110 प्लेन इन FCC स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे वो ही कॉर्नर के ऊपर जो एटम होते हैं वो 1/4 शेयर हो रहे होंगे. ठीक है, उसके अलावा अब ये वाला प्लेन है ना हमारा, ये वाला प्लेन है, इस प्लेन को हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ में. तो इस प्लेन के अंदर अगर हम गौर से देखें, तो इस प्लेन में ये वाला जो एटम है ये आधा आ रहा है. ठीक है, इस प्लेन के अंदर जो एटम मौजूद है वो चाहिए हमें, इस प्लेन से बाहर जो एटम्स हैं वो नहीं चाहिए. इस प्लेन से अंदर एटम्स चाहिए, तो ये भी हाफ आ रहा है, ये भी हाफ आ रहा है. ठीक है, इस प्लेन के अंदर ये जो एटम होगा ये आधा आ रहा होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 एटम्स ऐसे हैं जो कि हाफ मौजूद हैं इस प्लेन के अंदर 100 प्लेन में, और डिवाइडेड बाय √2a². तो ये मेरे पास 1 हो गया, ये भी मेरे 1 हो गया, तो बेसिकली ये भी 2 हो गया अपॉन √2a² इज इक्वल टू √2/a². तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एक खास स्पेसिफिक प्लेन में 110 प्लेन में सिंपल क्यूब, BCC, FCC स्ट्रक्चर के प्लेनर डेंसिटी जो है वो निकालना सीखी. अच्छा, सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, एक और प्लेन लेते हैं 111. ये तीनों प्लेन्स के अंदर मैं प्लेनर डेंसिटी निकालना आप लोगों को इस वजह से बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन्स होते हैं तीनों प्लेन्स. अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम प्लेनर डेंसिटी निकालते हैं 111 प्लेन के अंदर. हमारे पास अभी कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. अच्छा, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो मैंने प्लेन बनाया है 111 प्लेन, वो कुछ इस तरह से बनेगा, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि ये क्यूब है, और ये जितने भी हमारे बॉडी डायगोनल्स हैं ये 1/√2 के जो है वो बराबर है, √2a के बराबर. तो ये इसकी थोड़ी सी एनालिसिस मैं आप लोगों को पहले भी पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम इस ट्राइंगल की का एरिया जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चीज चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए इन दिस प्लेन. तो अगर हम गौर से देखें, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर एटम्स जो है वो रखे हुए होंगे. तो कॉर्नर के ऊपर अगर एटम रखे हुए हैं, तो मैं नंबर ऑफ एटम्स कैसे मालूम कर सकती हूँ. लेट सपोज अगर ये 60 डिग्री का एंगल है डिवाइडेड बाय टोटल 360, तो इसका मतलब ये है कि एक एटम जो है ना वो मेरे पास 1/6 शेयर हो रहा है. 1/6 जो है वो शेयर हो रहा है, ये पूरा के पूरा एटम इस प्लेन में 1/6 शेयर हो रहा है.
और जबकि मेरे पास टोटल 3 एटम्स हैं, एक इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर के ऊपर। तो इस तरीके से भी एंगल की मदद से भी मैं एक रेशियो फाइंड आउट कर सकती हूँ कि ये कितने परसेंट इस ट्रायंगल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से मेरा काम स्टार्ट हो रहा है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3। और मुझे नीचे क्या चीज़ चाहिए, मुझे एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो है मैं फाइंड आउट कर लूँगी। ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। और इसको आप लोग खुद ही से देख लीजिएगा कि किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करें। ये मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, ठीक है, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, सिमिलरली 111 प्लेन के अंदर जो है मैं क्या करना चाहती हूँ, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाहती हूँ बीसीसी में। बीसीसी के अंदर जब हम देखते हैं तो बीसीसी में जो है ना एक सेंटर के ऊपर भी एक एटम होता है। लेकिन अब एक इस बात पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो ये प्लेन है बीसीसी के अंदर, ये 111 प्लेन, ये कट नहीं करता बिल्कुल भी इस सेंटर एटम को। और ये क्रिस्टलोग्राफर्स ने इसको एनालिसिस करके बता दिया है। तो बस जैसे इन्होंने हमें बता दिया है तो हम उस बात पे यकीन कर लेते हैं, और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि बीसीसी के अंदर जब हम 111 प्लेन बनाते हैं तो वो प्लेन सेंटर एटम को कट नहीं करता। लिहाजा बिल्कुल सेम वही तरीका होगा जिस तरह से सिंपल क्यूबिक के अंदर हमने एटॉमिक डेंसिटी फाइंड आउट की है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर यही वाला प्लेन बनाते हैं, 111 प्लेन। 111 प्लेन जब हम बनाएंगे तो ये फेस के ऊपर मौजूद एटम्स भी मौजूद होंगे, ये तीनों यहाँ पर। और ये हाफ हाफ मौजूद होंगे, इन तीनों एटम्स हाफ हाफ मौजूद होंगे इस प्लेन के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमारे पास जो कॉर्नर वाले हैं 3, वो 1/6 शेयर हो रहे हैं, प्लस ये जो फेस सेंटर्ड वाले हैं ये 3 हैं और ये हाफ शेयर हो रहे हैं। यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ से पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसकी नंबर डेंसिटी कितनी है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स को एनालाइज करते हैं। हर प्लेन की अपनी अलग एटॉमिक डेंसिटी या मास डेंसिटी होती है। अगर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये मास डेंसिटी बन जाएगी। बाज़ दफ़ा हमें सिचुएशंस गिवन ऐसी होती हैं, कोई न्यूमेरिकल गिवन होता है, उसमें हम लोगों को मास डेंसिटी की ज़रूरत होती है। जैसे कैल्शियम का स्ट्रक्चर हमें बता देंगे कि अच्छा भाई कैल्शियम का स्ट्रक्चर जो है वो एफसीसी है। एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना आप 110 प्लेन में काम कर रहे हैं और 110 प्लेन के अंदर उसकी डेंसिटी की, मास डेंसिटी की हमें ज़रूरत है। तो हमें फ़ौरन पता होगा कि अच्छा भाई अगर एफसीसी स्ट्रक्चर है तो एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से एटम्स रखे हुए होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, उसको एरिया से डिवाइड करेंगे। और एक कैल्शियम का अगर एटम, उसका मास आप चेक कर लेंगे डाटा से और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगी जनाब मास डेंसिटी ऑफ दी कैल्शियम। गिवन नहीं है हमें, लेकिन हमें इस तरह से निकालना आना चाहिए। तो ये जो मिलर इंडिसेस का टॉपिक था मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, इसके प्रॉब्लम्स भी थोड़े से करवा दिए हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से प्लेन्स और डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो एक मैं अब यहाँ पर करवा रही हूँ वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या चीज होती है, ये भी क्रिस्टल एनालिसिस के अंदर हमें ये चीज पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो बेसिकली कहते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। और इसकी भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है जब हम क्रिस्टल को एनालाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। तो हम जो है ना इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये मैंने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर लिया हुआ है। देखें इसके कॉर्नर्स के ऊपर एटम है और ये 8 सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यहाँ पर साथ में रखे हुए हैं। तो ये जो ब्राउन कलर का है ये मेरा रेफरेंस एटम है, ओरिजिन है, लेट्स सपोज, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ज्योमेट्रिकली। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, आई हैव अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसको मैं एनालाइज कर रही हूँ। ये रेफरेंस एटम है मेरा। सबसे पहले मैं देखूंगी कि इसके करीब जो है ना वो कौन कौन से एटम्स रखे हुए हैं। तो ये जो है ना वो डिस्टेंस ए के ऊपर नंबर 1 एटम, नंबर 2 एटम, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 जो एक्सिस के ऊपर है ना, सारे के सारे एक्सिस के ऊपर जितने भी एटम्स रखे हुए हैं 6 एक्सिस के ऊपर, ये डिस्टेंस ए के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ए डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं कुछ एटम्स। अच्छा, अब अगर मैं देखूं कि इस रेफरेंस से ये जो फेज डायगोनल है ये यहाँ पर अंडर रूट 2a डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं,
कुछ एटम्स जो हैं वो अंडर रूट 2a के ऊपर रखे हुए हैं, और ये जो फेस डायगोनल के ऊपर रखे हुए हैं ये कितने हैं, इसको मैं काउंट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये इस प्लेन के अंदर ये रेड कलर के ये सब आपके पास आ जाएंगे, ये फेस डायगोनल के ऊपर रखे हुए ये 4 हो गए इस प्लेन के अंदर। अच्छा, अब हम दूसरे प्लेन के अंदर दूसरे कलर से स्पेसिफाई कर देते हैं, ये ले लेते हैं। ये भी जो है ना, अगर आप गौर से देखें तो अंडर रूट 2a डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए होंगे, ये 4, ये 8 हो गए टोटल। अच्छा, फिर उसके बाद मजीद हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब हो गया ये, हाँ, अब ये वाले प्लेन्स, दिस प्लेन, ये वाला जो प्लेन है इसके अंदर भी ये जो एटम रखे हुए हैं चारों, ये भी अंडर रूट 2a डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। तो ए एटम के डिस्टेंस पे जो थे वो कितने थे, 6। अंडर रूट 2a डिस्टेंस के ऊपर जितने रखे हुए थे वो रखे हुए थे 12, ठीक है। उसके बाद इसी रेफरेंस एटम से हम देखते हैं कि अच्छा भाई चलो हम डायगनली जा रहे हैं, बॉडी डायगनल डिस्टेंस के ऊपर जा रहे हैं, और बॉडी डायगनल डिस्टेंस कितना होता है, अंडर रूट 3a होता है। तो बॉडी डायगनल आपको पता है कि अंडर रूट 3a डिस्टेंस के ऊपर जब आप काउंट करेंगे तो हमें मिलेंगे 8 एटम्स, क्योंकि ये टोटल 8 हैं, 8 ही सेंटर से आप जाएंगे तो एक इसका बॉडी डायगनल होगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, तो अंडर रूट 3a डिस्टेंस के ऊपर 8 एटम्स होंगे। अच्छा, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हमने कुछ नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए हैं जो कि a डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए थे, इसका मतलब है 1 डिस्टेंस है ये, ठीक है। अच्छा, अंडर रूट 2 का मतलब है कि 1.4a, और अंडर रूट 3 का मतलब है 1.73a। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता चल रहा है कि हमारे रेफरेंस ओरिजिन से सबसे करीब जो एटम है वो ये एक्सेस वाले हैं, और एक्सेस पे जो एटम्स होते हैं वो a डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, और हम इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट नियर नेबर कितने हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, 6। अच्छा, फिर सेकंड नंबर पे जो डिस्टेंस, बड़ा डिस्टेंस है 1 के बाद आता है 1.4, तो ये यकीनन सेकंड नियर नेबर होंगे। तो ये रखे हुए हैं अंडर रूट 2a फासले के ऊपर, और इनकी तादाद है 12, और ये फेस के ऊपर रखे हुए होते हैं, फेस के ऊपर 12 ही होते हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे सेकंड नियर नेबर। और उसके बाद जो है वो हम कहेंगे कि 1.4 के बाद 1.73 आता है, तो यकीनन ये डिस्टेंस अब बढ़ गया, तो 1.73a जो डिस्टेंस है इसके ऊपर ये जो होंगे एटम्स, ये होंगे थर्ड नियर नेबर, और ये डायगोनल के ऊपर होते हैं और उनकी तादाद है 8, तो ये कहलाएंगे थर्ड नियर नेबर। बस फर्स्ट सेकंड थर्ड नियर नेबर तक हमें ज़रूरत पड़ती है आगे इंटरैक्शंस एटम्स की कंसीडर करने के लिए। तो ये जो है ना, हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट नियर नेबर क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर कितना होता है, 6। सेकंड नियर नेबर कितने होते हैं, फेस के ऊपर होते हैं 12, और थर्ड नियर नेबर क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर कितने होते हैं, 8। ये मैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी बीसीसी एंड एफसीसी। अच्छा, अब हमने जो है कोऑर्डिनेशन, इसको हम नियरेस्ट नेबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इस तरह से भी लिखा होता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो फौरन आप बता देंगे 12। कि आपसे सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, यानी कि सेकंड नियरेस्ट नेबर नंबर पूछा है, और ये आपको पता होना चाहिए कि सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं सिंपल क्यूब में, 12। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ बीसीसी स्ट्रक्चर की तरफ। बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर मैं निकालती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये बज़ाहिर थोड़ी सी डायग्राम हमें लग रही है कॉम्प्लिकेटेड सी, लेकिन क्योंकि हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो हम इसको भी आसानी के साथ एनालाइज कर लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर भी यही है कि हम ये जो रेड वाला आइटम है ना हमारा, ये हमारा रेफरेंस है, ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना बॉडी सेंटर्ड है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना दूं तो आसानी हो जाएगी। ये बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होता है कि कॉर्नर के ऊपर तो एटम्स रखे हुए होते हैं, तो वो डिस्टेंस ए के ऊपर होते हैं, और वो कितने होते हैं, 6, वो भी हमने निकाल लिए, ठीक है। लेकिन साथ साथ अगर मैं कहूँ कि सेंटर में भी जो है ना वो एक एटम है यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही हूँ, बॉडी के डायगोनल में मैं जा रही हूँ, तो बॉडी का डायगोनल जो है वो मुझे पता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट 3a के बराबर। तो अंडर रूट 3a के ऊपर जो है ना वो एटम नहीं रखा हुआ है, बल्कि बीच में रखा हुआ है, तो मैं इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दूंगी, यानी कि 1.73 को मैं 2 से मजीद डिवाइड कर दूंगी।
तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कितने डिस्टेंस के ऊपर। तो अब मुझे पता चला कि ये वाले तो एक्सिस में लाई कर रहे हैं, ये वाला आ रहा है आंसर 0.868 टाइम्स, और ये जो है बॉडी डायगोनल के ऊपर रखे हुए हैं, और बॉडी के डायगोनल पे जो रखे हुए होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फेस के ऊपर अगर मैं चली जाऊँ तो फेस पे जो एटम्स रखे हुए होते हैं वो √2a डिस्टेंस पे होते हैं, इज़ इक्वल टू 1.4 ए, और ये फेस वाले एटम्स होते हैं, और ये 12 होते हैं, ये अभी हम लोग देख चुके हैं पिछले डायग्राम के अंदर। तो यहाँ से हम लोग और देख लेते हैं, इस डायग्राम के अंदर हम इस चीज को और समझ लेते हैं कि ये देखें, ये सेंटर एटम है मेरा, और इस सेंटर एटम से ये जो ब्लू वाले हैं ये रखे हुए हैं एक्सिस के एटम्स, और ये एक्सिस के एटम्स जो है वो ए डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है, और ये 6 है, एक्सिस पे 6 है कॉर्नर्स के ऊपर। अच्छा जनाब, ये जो ग्रीन वाले रखे हुए हैं ना, ये ग्रीन वाले, ये अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये वाला जो एक ग्रीन वाला है ये बॉडी के डायगोनल में रखा हुआ है। बॉडी डायगोनल कितना होता है, टोटल डिस्टेंस हमने निकाला था, ये होता है √3a पूरा, लेकिन ये एटम रखा हुआ है बिल्कुल बीच में, तो हम इसको √3a/2 बोलेंगे, और ये 0.86a हो जाएगा। और फेस डायगोनल कौन से वाले हैं, फेस डायगोनल वाइट वाले हैं, ठीक है। ये कॉर्नर्स के ऊपर ये देख सकते हैं, ये फेस है उसके कॉर्नर के ऊपर रखे हुए हैं, और ये कितने डिस्टेंस पे हैं, ये √2a फासले पर है हमारे रेफरेंस पॉइंट से, तो ये 12 है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम अपने डिस्टेंस को कंपेयर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फर्स्ट नियर नेबर, सेकंड नियर नेबर और थर्ड नियर नेबर जो है वो कौन से वाले बनेंगे, ये वाला हमारा बनेगा फर्स्ट नियर नेबर इसके अंदर। ये मेरा बनेगा फर्स्ट नियर नेबर, क्योंकि ये सबसे कम फासले पर है, और इसके फर्स्ट नियर नेबर बॉडी सेंटर के कितने होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना हो गया, 8। फिर सेकंड जो डिस्टेंस आता है वो आता है A1A है, ये थोड़ा सा 0.86 से बढ़ गया, तो इसमें ये मेरा कहलाएगा सेकंड नियरेस्ट नेबर या सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये एक्सिस से एटम्स होंगे। और फेस सेंटर्ड वाले ये डिस्टेंस होता है 1.4a, तो 1 से बढ़ के 1.4a हो गया, तो ये मेरा कहलाएगा थर्ड नियर नेबर। तो ये अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा बीसीसी स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे हैं तो बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर 3 तरह के जो एटम्स होते हैं, एक्सिस वाले, फेस वाले, बॉडी वाले, उनकी अलाइनमेंट किस तरह से होती है, अरेंजमेंट। और किसी भी रेफरेंस एटम से सबसे पहले जो करीब तर होता है वो डायगोनल वाला होता है, उसके बाद एक्सिस वाला होता है, और उसके बाद फेस वाला होता है। और जो हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर 3 तरह के जो हमारे एटम्स की पोजीशन होती है, एक्सिस, ठीक है, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, तो इस अगर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उसमें सबसे करीब हमारे एक्सिस वाले होंगे, बाद में फेस डायगोनल वाले होंगे, और बाद में बॉडी डायगोनल वाले एटम्स। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम करने की कोशिश करते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर की। एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है फिगर, लेकिन ये भी हमें समझ में आ जाएगी अगर थोड़ा सा और करें, तवज्जो से इसको देखें। तो इसमें भी वही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ओरिजिन जो है, फर्स्ट स्टेप यही है कि ओरिजिन हम डिफाइन करेंगे। ये रेड वाला जो एटम है इसको हमने ओरिजिन कह दिया, और वही डिस्टेंसेस निकालेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 1a डिस्टेंस के ऊपर जो है वो एक्सिस वाले एटम्स रखे हुए हैं, और वो टोटल 6 हैं। फिर हम कहेंगे कि अच्छा भाई, बॉडी डायगोनल के अंदर जो है वो हमारे पास जो एटम है वो √3 डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, ये बॉडी डायगोनल वाले हैं। और ये बॉडी डायगोनल वाले जो होते हैं ये 8 होते हैं, ये 8 हो गए। अच्छा, अब जब हम फेस पे जाते हैं ना, तो फेस पे अगर हम देखें तो फेस पे हमें मिलते हैं 2, यानी कि अगर मैं इस रेफरेंस से जा रही हूँ फेस पे यहाँ तक, तो हाफ डिस्टेंस पे भी हमें एक एटम मिलेगा और एक फुल पे भी हमें मिलेगा, तो फेस वाले अब हमें 2 मिलेंगे यहाँ पर। तो ये कितने डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए होंगे, एक होगा हमारे पास √2a डिस्टेंस पे विच इज 1.4, जो कि कॉर्नर के ऊपर है फेस डायगोनल के, फेस डायगोनल का कॉर्नर वाला, और ये भी 12 एटम्स हैं। और जो है एक होंगे हमारे पास √2a/2, जो कि हाफ डिस्टेंस पे, ये जो ब्लू वाले हैं जो कि हाफ डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास रखे हुए हैं, ये होंगे।
1.414 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा हमें। तो ये तकरीबन 0.7 तक आ जाएगा, ठीक है, 0.707 करके आ जाएगा A टाइम्स इज इक्वल टू, ये कौन सा है, फेज डायगनल का है, और ये मिड में जो रखे हुए एटम्स ये वो हैं, और फेज डायगनल के ऊपर 12 ही होते हैं तो 12 ही आएंगे। अच्छा जनाब, तो ये जो है ना हमें पता चल गया एटम्स के किस किस पोजीशन के ऊपर रखे हुए हैं। तो इसमें सबसे छोटा डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो हमें नजर आ रहा है कि ये वाला है 0.707। 0.707 तो हम ये कहेंगे कि ये फेज डायगनल के अंदर फर्स्ट नियर नेबर है। 0.707 के बाद ये है 1, ये मेरे पास हो जाएगा सेकेंड नियरेस्ट नेबर NN, और उसके बाद जनाब ये वाला है 1.414, तो ये हो जाएगा थर्ड नियर नेबर, और ये फिर मेरे पास आ जाएगा फोर्थ नियर नेबर। तो यहाँ से जो है हम इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करते हैं। ये मेरा रेफरेंस था, ठीक है। तो रेफरेंस से अब मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी, वही 3 पोजीशंस हैं, एक्सिस, बॉडी डायगनल, फेस डायगनल। एक्सिस जो है वो एटम्स ए के ऊपर ही रखे हुए होते हैं, ये फेस डायगनल के अंदर एक्सिस के कॉर्नर के ऊपर भी एटम्स जो है वो हमें मिलते हैं। अच्छा, फिर हम जाते हैं जनाब बॉडी डायगनल में, यानी कि इससे लेके इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ, यहाँ पे कोई एटम सेंटर में उसको नहीं मिलता बॉडी डायगनल में, सिर्फ कॉर्नर के ऊपर होता है। तो √3a डिस्टेंस जब हम कवर कर लेते हैं, तब हम जब यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमें एक एटम मिलता है। तो इसका मतलब है कि फिर बॉडी डायगनल के अंदर जो एटम होता है वो √3a फासले पर होता है हमारे रेफरेंस एटम के हिसाब से। अच्छा, फिर उसके बाद हम जाते हैं फेज डायगनल पे, ये फेज डायगनल है। ये फेज डायगनल पे हम जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक ये वाला भी एटम मिलता है, एक ये वाला भी एटम मिलता है, तो 2 मिलते हैं। ये वाला जो मिलता है वो √2a/2 पे होगा, और ये √2a पोजीशन पे होगा विद रिस्पेक्ट टू अवर रेफरेंस पॉइंट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की और नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर मालूम की है FCC में। ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर जब हम बॉन्डिंग पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, तो उसके अंदर हमें जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा नियरेस्ट नेबर किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी जो है ना, उसमें हमें पता होनी चाहिए कि अच्छा कितने नियरेस्ट नेबर हैं और किन किन से इसका एटम का इंटरेक्शन होगा। उस वक्त हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर करवा दी है। काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एनालिसिस के अंदर बता दी हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितनी तरह के यूनिट सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट सेल के अंदर, पोजीशन को हम किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, और उनके डिस्टेंसेस किस तरह से निकालते हैं, उनके एरिया कैसे निकालते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं किसी भी यूनिट सेल का। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी जो है वो मैंने आप लोगों को बताया। फिर मिलर इंडेक्सेस और उसकी एप्लीकेशन भी मैंने आप लोगों को बताई, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी जो है वो मैंने आज आप लोगों को डिस्कस किया। यानी अगर हमें कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे दिया जाए कि किसी भी तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो हमें ये सारी चीजें जो है वो एवोल्यूट करना आना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से एवोल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ का लेक्चर जो है वो मैं एंड कर रही हूँ, और उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर और मजीद क्या पैरामीटर्स रह गए हैं, उसमें हमें और किस तरह की एनालिसिस की जरूरत होती है। नेक्स्ट टाइम हम वो पढ़ेंगे। मिलर इंडेक्सेस यहाँ पर एंड होगी, ओके, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर।